वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 के साथ आ गया 1 प्लस के, इसके साथ आ गया माइनस के स्क्वायर माइनस 1, और इसके साथ आ गया 1 माइनस के इज इक्वल टू 0। और यहां से k प्लस 1 आया है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी के स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, और इसमें देखा जाए तो ये माइनस 1 प्लस के हो गया है। 1 1 कैंसिल हुआ, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -1 हो गई है। आई बात समझ में? तो दो लाइंस अगर कोप्लेनर है तो आपको क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देना है। आप इसमें नोट कर लो, बी सेक्शन का अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 किया है। आप घर पे ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 55, 55, 69, 72, और अभी आपने किया था ये 15 नंबर। ये बी सेक्शन का ये क्वेश्चन सब कर सकते हो। कभी भी कहेगा कि दो लाइन कोप्लेनर है या दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है। कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी कोप्लेनर या फॉर टू लाइन्स टू बी इंटरसेक्टिंग। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये कंडीशन आएगी। अब सेकंड बात आती है कि अगर दो लाइन कोप्लेनर है, इंटरसेक्ट कर रहा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो सेकंड में हम बात करेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग point of intersection of two lines. Method of finding point of intersection of two lines. First line था x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, z minus z1 by c1. दूसरा था x minus x2 by a2, y minus y2 by b2, z minus z2 by c2. अच्छा, यहां से भी हम चेक कर सकते हैं, इस मेथड से भी, कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कोप्लेनर है या नहीं है, आप कर सकते हो। इस मेथड में भी वो बात आ जाएगी। देखो कैसे, ये लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट चाहिए, मान लो P चाहिए। हमने बताया था कि लाइन पे अगर कोई पॉइंट चाहिए तो इस रेशियो का नाम मान लो T दे दिया, और इस लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए तो इसका नाम लैम्डा दे दिया। तो पहले लाइन पे पॉइंट P है, तो P का आप कोऑर्डिनेट ले सकते हो, कितना, x1 प्लस a1t, y1 प्लस b1t, z1 प्लस c1t। पहले लाइन पे हमने पॉइंट ले लिया भाई, ये पॉइंट P पहले वाली लाइन पे है, तो पहले लाइन पे पॉइंट हम ऐसा ले सकते हैं। P दूसरे लाइन पे भी है, तो दूसरे लाइन पे आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हो x2 प्लस a2 लैम्डा, y2 प्लस b2 लैम्डा, और z2 प्लस c2 लैम्डा। अब कहोगे कि ये पॉइंट P हमने पहले लाइन पे ले लिया, ये वाला पॉइंट P हमने दूसरे लाइन पे ले लिया, लेकिन तो दोनों तो सेम है, दोनों सेम है तो दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो x1 प्लस a1t इज इक्वल टू x2 प्लस a2 लैम्डा, y1 प्लस b1t इज इक्वल टू y2 प्लस b2 लैम्डा, और z1 प्लस c1t इज इक्वल टू z2 प्लस c2 लैम्डा। ध्यान से आप देखना भाई,
इसमें टी और लैम्डा में पहला इक्वेशन है और टी लैम्डा में दूसरा इक्वेशन है। इससे क्या करना, टी और लैम्डा सॉल्व कर लेना है इन दो इक्वेशन से, ठीक है। इन दोनों से सॉल्व करके टी लैम्डा निकाल लेना। अगर वो तीसरे को सेटिस्फाई कर दे तो समझ जाना कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम है, जेड कोऑर्डिनेट अलग अलग है। मान लो आपने टी और लैम्डा सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व कर लिया तो क्या होगा भाई, पॉइंट है आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ गया, वाई कोऑर्डिनेट सेम आ गया, और इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसको नहीं किया, इसका मतलब है कि उस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट अलग अलग है। ऐसा हो सकता है, ये देखो एक लाइन, एक एक ये है, एक ये है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, हाइट अलग अलग है, इसलिए ये थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन थर्ड को भी अगर सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब है इंटरसेक्ट करेगा। तो ये भी एक कंडीशन होती है चेक करने का। फाइंड, यहाँ पे लिखोगे सॉल्व फॉर टी एंड लैम्डा इफ इट satisfy third equation implies lines are intersecting। एक तरीका तो ये भी होता है। अब टी लैम्डा निकल गया है और मान लो कि ये तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा तो इंटरसेक्ट कर रहा, अब वो टी और लैम्डा रख दो या टी ही की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो ये पॉइंट निकल गया। तो इस तरह हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। बोलिए, ये समझ में आया या नहीं? आ गया सर। जैसे अभी ये देखो बेटा, अभी तुमने किया इस क्वेश्चन में, ये और ये कोप्लेनर है, तो आपने के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू -1 आया। अब आपसे ये कहता कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालो। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर ये 1 1 और के -1 हुआ तो 1 हो गया, और यहाँ -1 आ गया। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, x -1/2 y +1/3 z -1/4, नहीं ये नहीं था, एक मिनट बच्चे, x -2/1 था, y -3/1 था, z -4/- के हम लाए थे -1, तो ये 1 हो गया। एक ये ले लिया और दूसरा ले लिया x -1/-1 y -4/1 z -5/1। ये दो लाइंस दिया हुआ है बच्चा, और आपसे कह रहा फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद से ट्राई करो जरा, कॉपी पेन है ना पास में, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन पे पॉइंट ले लेंगे, दूसरे पे पॉइंट ले लेंगे। पहले पे पॉइंट हो जाएगा t+2 t+3 t+4, दूसरे पे हो जाएगा 1 - लैम्डा, लैम्डा +4 लैम्डा +5। पहले लाइन पे पॉइंट ले लिया, दूसरे पे ले लिया। अब अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट यहां से आएगा, यहां से आएगा, वो सेम आएगा। चेक करते हैं, तो t+2 इक्वल होगा 1 - लैम्डा के, t+3 इक्वल होगा लैम्डा +4 के, और t+4 इक्वल होगा लैम्डा +5 के। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसमें से ये माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो ये -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -2 लैम्डा
3 आएगा, 1 - 4 -3 हो गया, दिस माइनस दिस इतना। तो यहाँ से -2 लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। लैम्डा का -1 हो, दे रहा हूँ, क्यों उछल रही हो रही हो? ड्राइंग कर रही हो कि तू बहुत बढ़िया टाइम पास कर रही है, तुम लड़की। हाँ हाँ, अच्छा है, बीच में डिस्टर्ब करने वाला कोई तो चाहिए क्लास में। ठीक है बच्चे, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू -1 आने से टी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब चेक करो, इसमें रख के देखते हैं जरा, ये थर्ड वाले में टी 0 रखोगे तो ये 4 आएगा, और ये -1 रखने से 4 आएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू 0 रखने से ये वाला पॉइंट आ गया 2 3 4, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। चाहो तो लैम्डा भी रख के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम दो लाइन का इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालते हैं। क्लियर है? लाइन पे कभी भी पॉइंट लेना है तो रेशियो का नाम टी या लैम्डा देखिए, आगे वर्क करते हैं। बोलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नो सर। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज। फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज की एक प्लेन दिया रहेगा। मान लो प्लेन की इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0। यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहेगा, मान लो x1 y1 z1। इस पॉइंट से जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका इससे डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस पॉइंट का अगर इस प्लेन में इमेज लोगे तो जितना ऊपर ये पॉइंट होगा उतना नीचे ये आएगा। ठीक है, बोलिए। हम बात करें फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, m का कोऑर्डिनेट निकालना, p का प्लेन में इमेज निकालना, साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। यशस्वी, आज कौन सा दिन है? सर वेडनेसडे। वेडनेसडे। जब आप थर्सडे फ्राइडे को क्लास करोगे ना, है ना, तो उसमें 11th का हम रिवाइज कराएंगे, पीएचटी ले लेंगे या ट्रिग्नोमेट्री, जो भी 11th का टॉपिक रहेगा वही लेंगे। ठीक है, बाकी ये 3 दिन में आप सिर्फ 12th का क्लास करोगे। आई बात समझ में? ओके सर। जो टेस्ट में आने वाला है उसका ही हम ले लेंगे 11th का पोर्शन, बाकी 3 दिन में जो 12th का पोर्शन आगे बढ़ाना है उसको बढ़ाएंगे। क्लास सबको करनी है। ये देखिए, पॉइंट दिया रहेगा, प्लेन दिया रहेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज निकालना है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे। मान लो आपको m का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल का जो dr है वो abc है, ये पैरेलल है इसके, तो इसकी भी dr हो गई abc। तो इक्वेशन ऑफ लाइन pq लिख लिया,
x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, क्योंकि ये पास कर रहा है x1 y1 z1 से, इसकी dr हो गई abc। अब मान लो आपको m का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो लाइन पे चाहिए, तो इस रेशियो का नाम t दे दो। तो m का कोऑर्डिनेट आप क्या कंसीडर कर सकते हो, x1 प्लस ए टी, y1 प्लस बी टी, z1 प्लस सी टी। लाइन पे कोई भी पॉइंट चाहिए, रेशियो का नाम t ले लिया, वहां से m का कोऑर्डिनेट लिख लिया, t निकल जाएगा तो m का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो आप कहोगे कि एज पॉइंट m लाइज ऑन प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a x की जगह x1 प्लस ए टी, b y1 प्लस बी टी, c z1 प्लस सी टी प्लस d इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू निकाल लेना भाई। तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ a x1 b y1 c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये t की वैल्यू निकल गई भाई। ये t की वैल्यू यहां पे रख दो, t की वैल्यू यहां पे रख दोगे, m का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला से आप pm निकाल सकते हो। देखो m का कोऑर्डिनेट ये है और p का कोऑर्डिनेट ये है, तो डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा दिस माइनस दिस का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर टी स्क्वायर, b स्क्वायर टी स्क्वायर, c स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहां से आएगा t का मॉड, और यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। अब जैसे t की वैल्यू रखोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी का मॉड, और ये वाला t की वैल्यू रखोगे कैंसिल होके ये आ जाएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में निकालते थे ना, वैसी है। ये प्लेन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करना है, ये पॉइंट प्लेन में रख देना है, उसका मॉड ले लेना है, डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। और Q का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो मान लो Q का कोऑर्डिनेट अगर मान लो हम कहते हैं x2 y2 z2 है, तुमने m का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, ठीक है? तो आप लिखोगे ना कि x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। ये तो निकाले हुए हो, तो यहां से आपके पास x2 निकल जाएगा। ऐसे y2 निकाल लेना, z2 निकाल लेना, इमेज भी निकल जाएगा। तो यहाँ तीन चीज हमने बताया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज। स्कूल लेवल में तो पूरा करके दिखाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हम फॉर्मूला तैयार कर देते हैं। जैसे ये देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए टी ये आया था ना, हम इमेज के लिए तैयार कर देते हैं, उसी तरह से फुट ऑफ पर उसके लिए निकलेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x1 y1 z1, ये p है, ये m था, ये इसका इमेज है। मान लो इमेज है x2 y2 z2। हमको फॉर्मूला तैयार करना है। हम कहेंगे कि इस लाइन की dr, इस लाइन की dr, लाइन पे दो पॉइंट अगर पता है तो dr आप निकाल लेते हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। या ये भी कर सकते हो x1 माइनस x2 y1 माइनस, dr का मतलब क्या है, वेक्टर उधर की तरफ निकालना। तो जब ये दो पॉइंट दिए हुए हैं तो एक्चुअली वेक्टर आप बना सकते हो ना, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो इसकी जो dr हो गई, dr ऑफ लाइन PQ,
ये हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। जबकि नॉर्मल का dr कितना है, abc है, तो ये दोनों प्रोपोर्शनेट होगा। तो x2 माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई b, z2 माइनस z1 बाई c। स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशन में भी इसी तरह का फॉर्मूला तैयार हुआ था। तो पहले तो ये लिख लिया, इस रेशियो का नाम t दे देते हैं, अगर t निकल गया तो काम खत्म। अब यहां से देखो x2 कितना होगा, x2 हो जाएगा x1 प्लस at, y2 होगा y1 प्लस bt, z2 होगा z1 प्लस ct। ये आपने लिख लिया। अब t निकालना रह गया, तो आप कहोगे कि m जो है p और q का मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा x1 प्लस x2 बाई 2 होगा। x2 की जगह ये है, तो x1 प्लस दिस बाई 2 होगा, यानी m के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस at बाई 2। उसके बाद होंगे y1 प्लस bt बाई 2, z1 प्लस ct बाई 2, ये होंगे। अब ये जो पॉइंट है इस पे लाई करेगा तो वहां से t निकल जाएगा। सर वीडियो नहीं आ रही। क्या बेटा, बोलो बोलो। नहीं आ रहा नजर? अब आ गया सर। दोबारा सुन लो, हमने इसका dr लिख लिया बच्चे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, जबकि नॉर्मल का dr abc था, तो ये दोनों प्रोपोर्शनेट हो गए। अब इस रेशियो का नाम t दे दिया, यहां से x2 y2 z2 निकाल लिया t के टर्म में। अब m का कोऑर्डिनेट भी t के टर्म में निकाल लिया। कैसे? कहेंगे कि m का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा दिस प्लस दिस बाई 2, x2 प्लस x1 बाई 2। x2 की जगह हमने ये वाला रखा है, तो दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे तो ये वाला आ जाएगा। अब पॉइंट m प्लेन पे है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो। तो a x1 प्लस at बाई 2, b y1 प्लस bt बाई 2, c z1 प्लस ct बाई 2 प्लस d इज इक्वल टू 0। यहां से t आ जाएगा माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, इसका डबल आएगा और नीचे में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये t की वैल्यू निकल के आ गई भाई, तो हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। फिर एक मिनट जरा रुकना। टी की वैल्यू निकल गई, टी की वैल्यू वहां पे रखोगे तो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा बच्चे। देखो जरा, तो फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया x2 माइनस x1 बाई a, y2 माइनस y1 बाई b, z2 माइनस z1 बाई c इज इक्वल टू t की जगह हमने रख दिया माइनस 2 a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है, इसमें x2 y2 z2 is the image of x1 y1 z1 in the plane ax plus by plus cz equal to 0। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं बच्चे। ये प्लेन दिया रहेगा ax plus by plus cz plus d equal to 0। ये पॉइंट रहेगा x1 y1 z1, इसकी इमेज होगी x2 y2 z2,
तो ऐसे याद करते हैं, देखो x2 माइनस x1 अपॉन a, x का कोफिशिएंट, y2 माइनस y1 बाई b, z2 माइनस z1 बाई c इज इक्वल टू, अब क्या करना, ये पॉइंट इसमें रख देना, x1 y1 z1 इसमें रख देना, तो रखोगे तो a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d हो जाएगा। इसका डबल कर देना विथ नेगेटिव साइन, और नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. अच्छा ध्यान रहे, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता ना, ये पॉइंट अगर यहां चला जाता, जरा ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट यहां चला जाता, ये स्टेप तो वही रहता, बस टी की वैल्यू चेंज हो जाती। जरा ध्यान से सुनना, अगर ये वाला पॉइंट ये होता तो आप तो यही लिखते x2 माइनस x1 बाई ए y2, वो तो होता ही। बस उसके बाद जो आपने ये लिखा ना x2 y2 z2, तो कहते कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां t की वैल्यू चेंज होके आती, तो वहां पे जो t आता ना उसमें 2 नहीं होता। हम कहना ये चाह रहे हैं, इमेज है तो यहाँ पे डबल होगा, और ये प्लेन है, ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है x2 y2 z2, तो फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी, z2 माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू, ये पॉइंट प्लेन में रख दिया, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, आगे माइनस साइन डबल नहीं करते हैं, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में डायरेक्ट ये अप्लाई करोगे, और इमेज वाले में ये वाला अप्लाई करोगे। बोलिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन की बात होती है, एक तो इमेज की बात होती है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात होती है, और कभी कभी आपसे कहा जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। जैसे 46 नंबर क्वेश्चन में देखो इमेज बात हो रही है, सारे लोग कॉपी से निकालो तो फटाफट, कॉपी और पेन का यूज करके। सर x2 y2 और z2 सर क्या है सर? फुट फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट है। हाँ जी, अभी पूरा समझा है ना बच्चे? इमेज का जैसे निकाला है, इमेज की जगह फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी इसी मेथड से निकाल सकते हो ना पूरा। आप एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, बोर्ड में जब आएगा उस समय पूरा बनाना पड़ेगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बी सेक्शन का 46 नंबर क्वेश्चन कीजिए। क्लास में अरुण है कि नहीं है? यस सर है, बनाओ बच्चे। कर रहा हूँ सर। कपिल गौतम का ऑडियो ऑन है। हाँ 46 में ये देखो, ये प्लेन है x माइनस 2y प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे पॉइंट है -134,
इस पॉइंट का इसमें इमेज निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। लेट इमेज इज अल्फा बीटा गामा, तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 बाई ए की जगह 1 है, बीटा माइनस 3 बाई माइनस 2, गामा माइनस 4 बाई 0 इज इक्वल टू, ये आप इसमें रख दोगे तो -1, y की जगह 3 रखोगे तो -6 आ गया, इसकी जगह 4 रखोगे तो रखने के बाद डबल विथ निगेटिव साइन, और नीचे में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अल्फा प्लस 1/1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 3/-2 इज इक्वल टू गामा माइनस 4/0 इज इक्वल टू, ये वाला कितना हो गया 14/5 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 14/5 माइनस 1 9/5, बीटा हो गया हमारे पास -13/5 28/5, कितना हो गया -13/5, और गामा की वैल्यू ये जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 तो 4 आ गया। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब ये इमेज हो जाएगा। आई बात समझ में? और जब फुट अप परपेंडिकुलर रहता ना तो ये नहीं आता। इतनी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। वेरी गुड। अब ये हम बता दें, लेकिन मान लो कि बोर्ड का एग्जाम है और ये वाला आ गया तो कैसे बनाओगे, जरा हम इसकी भी बात कर दें। फॉर एग्जाम बोर्ड, वहां पे क्या करना, लिखना कि लेट अल्फा बीटा गामा इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन। उसके बाद क्या करना, कहना कि इसकी जो dr है, dr ऑफ लाइन पी क्यू, वो आप लिखोगे अल्फा प्लस 1 बीटा -3 गामा -4, और कहोगे dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, dr जो है उसका 1 -2 0 है, तो अल्फा प्लस 1/1 इज इक्वल टू बीटा -3/-2 इज इक्वल टू गामा -4/0, यहां तक लिख लेना। उसके बाद कहना इस रेशियो का नाम टी दे दिया, इस रेशियो का नाम अगर टी दे दोगे, ये पॉइंट था P -134, ये इसका इमेज है अल्फा बीटा गामा। तो लाइन पे कोई पॉइंट लेना होगा, जैसे यहां से आपने अल्फा निकाला तो ये वाला आ गया T-1, फिर आ गया 3 + 3 - 2t आ गया, और ये वाला आपका गामा क्या हो गया 4 हो गया। अब कहोगे कि ये जो पॉइंट है, अच्छा इसकी इक्वेशन दी हुई थी x - 2y = 0, कहोगे ये जो पॉइंट है इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिखोगे दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे तो t-2/2, उसके बाद ये प्लस ये करोगे तो 6 - 2t/2, और उसके बाद 4 + 4/2 करोगे तो 4 आएगा। कहोगे ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से t निकाल लेना, t इसमें रख देना तो इमेज निकल जाएगा। बोलिए समझ में आया? सर विजिबल नहीं हो रहा सर। कहाँ पे बेटा? नीचे? सर ये नीचे। यस सर। अब दिख रहा? नो सर। नहीं दिख रहा? यस सर अब दिख रहा है। बोलना, कभी दिखे नहीं तो बताना, इधर उधर हो जाता है थोड़ा। ओके। इसमें समझने में कोई दिक्कत है ये बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पॉइंट का प्लेन में इमेज निकालना, फुट अप परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। बोलिए।
नेक्स्ट में लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन में 2 पॉइंट 3 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ऊपर में हेडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन। 3 बात तो एकदम ध्यान ही रखेंगे। मान लो हमको एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो कि x1 y1 z1 से पास कर रही है और इसके नॉर्मल का dr abc है। हमको इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 जिसके नॉर्मल का dr abc है। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेन पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x y z। प्लेन पे हमने ये पॉइंट ले लिया भाई, x y z ले लिया, कहीं पे भी ले लो, दिक्कत लगे तो इसको यहां समझो। मान लो ये प्लेन लिखना है, ये है x1 y1 z1 है, हमने इस पे एक पॉइंट ले लिया x y z, तो ये वेक्टर आ जाएगा और नॉर्मल का वेक्टर दिया हुआ है, तो ये वेक्टर और नॉर्मल का वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो यहाँ पे आप कहोगे ये वाला वेक्टर और इधर वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो x माइनस x1 a, y माइनस y1 b, z माइनस z1 c 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। प्लेन की इक्वेशन जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है और जिसका नॉर्मल का वेक्टर दिया हुआ है। आई बात समझ में? रेस्पॉन्ड कीजिए। यस सर। कभी कभी क्या होता है, इसी को ऐसे करके घुमा के देगा, जरा ध्यान से समझना है इसको। मान लो ये चीज तो दिया हुआ है कि एक प्लेन की इक्वेशन लिखो जो कि x1 y1 z1 से पास कर रही है, लेकिन अब नॉर्मल का वेक्टर ना देके जैसे ये कहो, मान लो यही प्लेन है, हम इसी प्लेन की बात कर रहे हैं, पास कर रहा है x1 y1 z1 से, और आपको क्या कहेगा कि ये प्लेन पैरेलल है। ये देखो प्लेन पैरेलल है दो लाइन के या दो वेक्टर के पैरेलल है, मतलब दोनों के अलोंग वेक्टर दिया हुआ है। मान लो दो लाइन के पैरेलल कह सकता है, कहेगा दो वेक्टर के पैरेलल है। राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point and plane is parallel to two non-collinear vector b and c। प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है और प्लेन पैरेलल है दो वेक्टर के, तो प्लेन जैसी बी और सी के पैरेलल है, तो बी और सी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ऑटोमेटिक बी और सी के बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। A plane is parallel. A plane is parallel to B and C. इसका मतलब है कि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। तो यहां पे क्या दिया रहेगा, प्लेन पैरेलल रहेगा दो लाइन के, दोनों की dr दी रहेगी। मान लो पहले की dr है a1 b1 c1 और दूसरे की दी रहेगी a2 b2 c2। तो आप क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट करके इधर वेक्टर निकाल लेना। ये फिगर में क्लियर नजर नहीं आ रहा है, ऐसे है, ये है, ये है, तो जब परपेंडिकुलर लोगे तो इधर वेक्टर मिलेगा जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है। आई बात समझ में? तो ये वाला जैसी आप इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो इधर वेक्टर मिल जाएगा। मान लो इधर की तरफ वेक्टर मिल गया, उसमें वेक्टर मिल जाने का मतलब dr मिल गया, उसमें i j और k का कोफिशिएंट देख लो, मान लो वो abc आ गया, तो आप प्लेन की इक्वेशन फिर से ऐसे लिख सकते हो। हाँ या ना? बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है थ्योरी इसमें, राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइंस।
इफ प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइंस, तो दोनों लाइन की dr दी रहेगी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, इधर एक वेक्टर मिल जाएगा, तो आपको नॉर्मल का वेक्टर मिल गया, तो आप पहला वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो फिर से। कभी कभी इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है भाई, मान लो एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, वो पास कर रहा x1 y1 z1 से, और कहेगा कि प्लेन परपेंडिकुलर है एक प्लेन के। मान लो इस प्लेन की इक्वेशन लिख लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे प्लेन के भी। इस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। Write equation of plane passing through a point and plane is perpendicular to two planes। जरा ध्यान से देखना, अगर हम कहते हैं कि कोई भी प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे ये देखो बच्चे, एक छोटी सी बुक ले लेते हैं, मान लो ये प्लेन है बच्चे, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब हुआ, बोलिए। इसका जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे हमने कर दिया, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नॉर्मल है वो इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, देखो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल का dr a1 b1 c1, ये प्लेन के पैरेलल हो गया, और इसका जैसे मान लो कि ये नॉर्मल हुआ, ये आ गया इसका dr आ गया a2 b2 c2। इसके नॉर्मल का dr a2 b2 c2, और इसका हो गया a1 b1 c1। तो फिर से वही बात आ गई, अगर प्लेन को भूल जाओ, राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइंस, जिसका dr दिया हुआ है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो इधर वेक्टर मिल जाएगा। फिर से ये पहला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बात समझ में आई? देखो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या जरूरी है, प्लेन पे एक पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो आप क्या करते हो, एक जनरल पॉइंट आपने उठा लिया एक्स वाई जेड, कहते हो कि ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट 0, आप प्लेन की इक्वेशन लिख लिए, खत्म। सेकंड हमने कहा राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। प्लेन इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइंस whose dr are given। अगर dr दिया हुआ मतलब इन दोनों के अलोंग वेक्टर हमको पता है, तो प्लेन इज पैरेलल टू टू वेक्टर। तो जब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो वेक्टर मिलेगा दैट विल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके इधर वेक्टर ले लिए। अब इसको भूल जाओ, क्वेश्चन का नेचर पहला वाला हो गया। सेम तरीके से कभी भी अगर दिया हुआ है कि एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो समझ जाना कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो प्लेन के पैरेलल है। दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहां आपको फिगर में ठीक से दिख नहीं रहा, जैसे मान लो एक प्लेन ऐसे ले लिए, एक ये ले लिए, तो इसका नॉर्मल ये हुआ और इसका नॉर्मल ये हुआ, तो ये नॉर्मल ये वाला और ये वाला प्लेन के पैरेलल हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। और एक लास्ट वाले में है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स।
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। कभी कभी क्या किया जाता है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, जरा ध्यान से सुनना बच्चे। जैसे मान लो कि आपसे कहेगा ये प्लेन की इक्वेशन लिखो, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चे? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, ये दिया हुआ है। एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स, ये दिया हुआ था। चलो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। सबसे शुरुआत में हमने ये सिखाया, अगर 2 लाइन कोप्लेनर है, इंटरसेक्टिंग है, तो कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाएगा, बताया ना? हाँ या ना? Yes, sir. अब ये देखो, क्वेश्चन में हो सकता है ये पॉइंट ना दिया हो, प्लेन निकालने के लिए कहेगा ये पॉइंट नहीं दिया हो, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। मान लो कि आपको 2 लाइन की इक्वेशन दी रहेगी, उन दोनों को सॉल्व करके पहले ये पॉइंट निकालोगे, बाद में फिर और ये इंफॉर्मेशन होगा। इससे आप क्वेश्चन नंबर घर पे ट्राई करोगे, मैचिंग का क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे बेस्ड है। मैचिंग का क्वेश्चन नंबर 8, उसमें ABCD की वैल्यू निकालना, यही वाला प्लेन आपको निकालना है और आपसे कह रहा है ABCD बताओ। क्लियर? क्या किया गया? 2 लाइन दिया हुआ, पहले सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो प्लेन है, जो प्लेन हमको चाहिए वो 2 प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो राइट इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। जैसे लिख लोगे तो जैसे यहाँ पे A2 B2 C2 D2 है, वो निकालना है। सॉरी, ये तो इस प्लेन की इक्वेशन थी। मान लो इस प्लेन की इक्वेशन हम ले लेते हैं AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। तो ये आपका होमवर्क हो गया भाई। और एक होमवर्क और है जिसमें आपको प्लेन निकालना है, फिर इमेज निकालना है। उसमें क्या रहेगा जरा ध्यान से सुन लो। किसी का ऑडियो ऑन है भाई, बंद करेंगे प्लीज। राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। यहां पे रहेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। मान लो एक पॉइंट A दिया हुआ है, x1 y1 z1, B दिया हुआ है x2 y2 z2, और C दिया हुआ है x3 y3 z3। आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। हमेशा याद रखना कि 3 पॉइंट से, 3 गिवन पॉइंट से एक ही प्लेन पास करता है। 2 पॉइंट से तो बहुत सारे प्लेन पास कर जाएंगे। 2 पॉइंट है ना, तो ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, बहुत सारे प्लेन होते हैं। 3 पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास करता है। तो इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट ले लेना x y z, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर देना, एक वेक्टर ये बना लेना, एक वेक्टर ये बना लेना, और एक वेक्टर ये बना लेना। और कॉन्सेप्ट यूज कर देना कि ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है। 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो चलो इस वेक्टर में देखो i j और k का कोफिशिएंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है। इस वाले में देख लो, इस वाले में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और इसमें क्या करना है, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। इसको ओपन करोगे तो जो एक्स वाई जेड में इक्वेशन आएगी वही प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपसे कहेगा 3 पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर एक पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा उस पॉइंट का इस प्लेन में इमेज निकालो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन करना है, ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन करो, बाकी आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, पीएचडी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बनाओ। हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। और पहले हमने दिया है ये भी कि
दो लाइन अगर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन होती है? तो इस पे आप बनाओगे क्वेश्चन नंबर 23 सब्जेक्टिव का फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाले में प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, सेकंड वाले में इमेज निकालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया है। ये पॉइंट कहीं से भी आ सकता है। आई बात समझ में? हाँ ना, कुछ तो बोलो Yes, sir. बच्चे। ऐसा भी तो किया जा सकता है कि ये पॉइंट अगर चाहिए तो दो लाइन को सॉल्व करके निकलवा सकता है, या आपसे कहेगा कि भाई नहीं, ये जो पॉइंट है एक प्लेन में एक पॉइंट का इमेज है। पहले आपको क्या करेगा, प्लेन देगा, पॉइंट देगा और इमेज निकलवाएगा, फिर उसके बाद आगे की ये सब बात करेगा। तो ये पॉइंट कहीं से भी आ सकता है। यहां तक क्लियर? यस सर। प्रीतम, प्रीतम, यस सर। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। तो इस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सिर्फ 23 सब्जेक्टिव का कर लेना है और 8th नंबर कर लेना है, मैचिंग का 8th नंबर। ओके सर। ठीक है? ये आईटी एग्जाम में बहुत यूजफुल होता है, आसान भी होता है 3D। तो यहाँ तक आप कीजिए, फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कीजिए। कल और परसों हम 11th वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 12th वाले बच्चे के एग्जाम में आ रहा है। मतलब हम बात कर रहे हैं, कल हम पीएसटी भी लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी लेंगे, 12th का टॉपिक नहीं लेंगे। कोई बच्चे के मन में था कि सर बाइनोमियल करा देना, तो बाइनोमियल भी थोड़ा सा ले सकते हैं। याद रखना थर्सडे और फ्राइडे। अच्छा, बार बार क्लास की टाइमिंग मत पूछो, 11:30 क्लास की टाइमिंग है, और थर्सडे और फ्राइडे 11th का टॉपिक हम लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 12th का टॉपिक लेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम, प्लस हमको आगे भी बढ़ना है। क्लियर? सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो? कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो फिर ऐसा करो, मेरे को बंधक बना लो, मतलब वो बांध के ले जाओ घर, तभी तो पूछ पाओगे। हाँ बताओ। हम तो बेटा परेशान है, सब दो दो क्वेश्चन भेज देते हैं ना, इतने बच्चे हैं ना कि मैं ऐसे परेशान हो जाता हूँ। और ज्यादा बना के भेजूंगा तो पता चलता है कि वो और पूछे जा रहा है। क्या करूं? जो मुझे ठीक क्वेश्चन लगता है वो बना के भेज देता हूँ बेटा। अगर तुमको ठीक ठाक क्वेश्चन लगता है, बना रहे हो, अगर विनीता बोल रही हो ना? यस सर। हाँ बेटा, तुम अभी मेंस के क्वेश्चन बना रही हो ना? यस सर। हाँ, तुमको अगर कोई दिक्कत लगता है तो पहले हमको व्हाट्सएप कर देना, अगर मुझे ठीक क्वेश्चन लगेगा तो मैं बता दूंगा। यस सर। ठीक है? यस सर। ओके बेटा, बाकी बनाओ, बाकी वैसे सब क्वेश्चन बनाओ जिसके सॉल्यूशन सब अवेलेबल है, उसको बनाओ। सामने रहने पे अलग बात हो जाती है ना, यस सर। और सबका अलग अलग क्वेश्चन भी है, कॉमन